जो जेल में इसलिए बंद कर दिए गए कि उन्होंने ये जुर्रत की थी, यह हौसला किया था कि वक्त के फिरौन के सामने वो खड़े हो कि दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं, वहां है महाफिज जहां कातिलों की। उनके 3-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, शिफा और रहमान है, उनके कई बच्चे हैं छोटे छोटे, ताहिर हुसैन। ये लोग जेलों के अंदर इनके हिसाब से बंद है, उनके घर वालों की जो हालत है उसको तो ज्यादा खराब चाहिए। कितने घरों को आपने उजाड़ दिया, कितने लोगों को जो है दर्द की ठोकरें खाने की मजबूर कर, हम जानते हैं उन सब। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन सब लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं जो जेल में इसलिए बंद कर दिए गए कि उन्होंने ये जुर्रत की थी, यह हौसला किया था कि वक्त के फिरौन के सामने वो खड़े हो। दोस्तों और साथियों, ये कहा जाता है कि डिसेंट यानी इख्तिलाफ राय इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत की जान अगर कोई चीज है तो वह इख्तिलाफ राय है। हमारी ये गवर्नमेंट अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों से इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि आप जानते हैं कि हम जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम कर रहे थे, इसी सिलसिले में पॉलिटिकल प्रेजेंस के सिलसिले में हमने उसके लिए कॉल दी थी और जंतर मंतर का प्रोग्राम होना था। तो जामिया से कुछ लोग एक बस में आ रहे थे, तो जामिया में ही पुलिस ने उसे रोक दिया और उसे उनको लियाकत खाने में बंद कर दिया। मैं जब बात करने गया कि भाई आपने ये प्रोग्राम तो जंतर मंतर पे होना था, उसकी परमिशन भी ले ली गई थी, तो आप यहां से क्यों नहीं जाने देते? नहीं, हमको ऑर्डर है जाने दीजिए। तो मुझसे कहा नहीं, आप चलिए वहां पे जहां लोग हैं वो बात करेंगे आपसे। मुझे लिया कर मुझे भी डिटेन कर। तो ये तो डर है इस हुकूमत का, जो ये दिखाती है कि उसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है, वो देश पर पिछले 9 साल से विराजमान है और कई रियासतों में उसकी हुकूमतें हैं, लेकिन वो इतनी डरपोक है, इतनी कमजोर है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बाहर नहीं आने देता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो बहुत मजबूत लोग नहीं है। ये भीमा कोरेगांव जिसकी बात आज हो रही है, ये क्या है? महाराष्ट्र में एक मुकाम है, वहां पे हर साल लोग जमा होते हैं और यहाँ के कमजोर लोगों ने उस वक्त के मजबूत लोगों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी और लड़ाई लड़ी थी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग पिछले 5 साल से भीमा कोरेगांव के नाम पर गिरफ्तार हैं, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया अर्बन नेक्सल। ये हुकूमत जो है ये अल्फाज और टर्मिनोलॉजी कॉइन करने में बड़ी महार होती है। अर्बन नेक्सल यानी जो लोग हुकूमत के मजालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जमा होते हैं, तो वो नक्सलाइट है। तो वो शहरी नक्सलाइट है, अर्बन नक्सल। रावण राव की बात हुई है, 80 साल के बुजुर्ग कितने दिन तक जेल में बैठे, फादर स्टैंड जेल के अंदर ही दम तोड़ो, सुधा वधवात को बड़ी मुश्किल से बेल में, लेकिन अभी भी आनंद तेल तुमने वो भी कई दिन तक जेल में, और फिर अभी भी कई लोग जेल में बंद है, जिसमें गौतम नौलखा है और कई लोग। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये हुकूमत ये समझती है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारे नौजवानों ने सीएए की लड़ाई लड़ी थी, ये हिंदुस्तान की तारीख की मैं समझता हूं कि सबसे कामयाब मूवमेंट एंटी-सीएए मूवमेंट, इसलिए कि ये हमारे नौजवानों ने खड़ी की थी, हमारी महिलाओं ने, हमारी औरतों ने खड़ी की थी,
इसके पीछे कोई संस्था नहीं थी, कोई बड़ी तंजीम नहीं थी, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी। लेकिन देखते ही ये आग पूरे मुल्क में जंगल की तरह फैल गई। पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा शाहीन बाग बन गए। मुझे हर जगह जाने का मौका मिला और उमर खालिद भी उसकी पहचान बन गई, उसका एक सिंबल बन गया। हुकूमत ने ये जाहिर है कि ये हुकूमत ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, एंटी सीए प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। शुरुआत तो की थी मुस्लिम नौजवानों ने रिगड़ के और जामिया की और हमारी खवातीन ने, हमारी महिलाओं, लेकिन उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ गए थे उसके साथ में और एक इंक्लूसिव मूवमेंट बन गई और हुकूमत से परेशान हो गई। कोई ना आता तो शायद जिस तरह हमारे किसानों ने 1 साल तक लड़ाई लड़के हुकूमत से अपनी बात मनवा ली, तो ये बात भी मनवा ली जाती है और ये कानून वापस ले लिया जाता है। लेकिन ये समझती है ये हुकूमत, अगर किसी शख्स को यूएपीए जैसे काले कानून के तहत में अगर हम 1000 दिन तक के, 1200 दिन तक के, 1300 दिन तक के, 3-3 साल तक के अगर जेल के पीछे डाल देंगे तो इनके हौसले खत्म हो जाएंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, मुझसे पहले लोगों ने कहा है कि हमारे वो बेटे, हमारे वो भाई जो जेलों में 1000 दिन से, 1200 दिन से, 1300 दिन बने, उनके हौसले पस्त नहीं, वो डिमोरलाइज नहीं हुए और आज भी वो बाहर आ जाए तो इस लड़ाई को जारी कर दें। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, जो ये समझ रही थी कि हम इस तरीके से 2-2 साल, 3-3 साल तक जिन लड़कों को जेल में डालकर जो एक ख्वाब देख रहे थे अपने भविष्य का, जो एक जो हमारे, देखिए आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे मुल्क का के असेट है, सरमाया है। ये टैलेंटेड लड़के, ये पढ़े लिखे लड़के जिन्होंने पीएचडी की है, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको अगर आपने जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया है कई साल तक के, तो ये आपने देश का नुकसान किया है, ये आपने मुल्क का नुकसान किया है। दोस्तों साथियों, ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो इतने सालों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद करने के बावजूद भी उन नौजवानों का, उन लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात मुझे ये कहनी कि आज हमारे मुल्क के अंदर जिस किस्म का माहौल बनता जा रहा है कि दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहां है महाफिज जहां कातिलों की। ये जो लड़ाई है कि हमने 75 साल पहले मुल्क को आजाद किया था अंग्रेजों से, और हमारे मुल्क की जमहूरियत, हमारे मुल्क के लोकतंत्र ने बढ़ते बढ़ते अब वो जवान हो चला था और ये उम्मीद बनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखे थे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखा था कि हर शख्स को एक वक्त ऐसा आएगा इस देश के अंदर कि हर सबको छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी, हर हाथ को काम मिलेगा, वो ये समझ नहीं पाए थे कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इस मुल्क के सत्ता में वो लोग चले जाएंगे जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को लपेट कर फिर उस जगह पहुंचा देंगे जहां आज से 75 साल पहले हम खड़े थे। आज ये सबसे बड़ा खतरा है इस मुल्क के ऊपर कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ में, वो रोटी के लिए नहीं लड़ी थी कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, हमें पास काम नहीं है, हमें हेल्थ की सुविधाएं नहीं, हमने ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमें आवाज उठाने का मौका नहीं है, हमारी आवाजों को दबा दिया गया है, हम पर वो लोग मुसल्लत हो गए हैं आकर बाहर से जिनको कोई हक नहीं था। आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भी 75 साल बाद फिर एक बार ये मुल्क हमें आवाज दे रहा है कि अब हमें काले अंग्रेजों से निजात हासिल करना है। दोस्तों साथी, यहां पे मैं अपने एक साथी की आवाज उठाना चाहता हूं, जावेद मोहम्मद इनका नाम है।
वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की फेडरल वर्किंग कमेटी के मेंबर और यूपी की जनरल सेक्रेटरी। अभी आपने सुना एक माह में प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट क्या था? हालांकि बहुत चंद लोग थे उस प्रोटेस्ट में। वो प्रोटेस्ट था क्या? नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकल आए और उसमें वो मौजूद भी नहीं थे, जैसा कि उमर खालिद साहब के हुआ है। उमर खालिद दिल्ली के दंगों में दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जब ये बात अदालत में कही गई पुलिस के सामने, तो पुलिस का जवाब क्या था? सुनिए कितना मजा का खेल जवाब। 9/11 जो हुआ था, अमेरिका के ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था, उस वक्त भी तो जिन लोगों ने वो करवाया वो मलेशिया में बैठे थे। तो उमर खालिद भी बाहर अगर था तो क्या हुआ? वहां से वो लीक करना बस। तो ये लॉजिक है, ये मुगलिफ। उमर खालिद की जो तकरीर थी, जिसको वहां एक सेंटेंस तकरीर का पेश किया गया चार्जशीट के अंदर, एक सेंटेंस कि अगर यहां ट्रंप आएंगे तो हम ट्रंप के सामने ये बात रखेंगे। तो ये कहा गया, ये आपने ये जो सेंटेंस पेश किया है, जुमला, ये कहां से लिया है? तो उन्होंने कहा हमने रिपब्लिक टीवी से लिया, पुलिस से। फिर ये पूछा गया, अच्छा रिपब्लिक टीवी से पूछा गया आपने कहां से लिया? तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया के ट्वीट से लिया। अमित मालविया बीजेपी का आईटी सेल के जिम्मेदार। तो ये पूछा गया कि भाई पुलिस ने अगर इसको एविडेंस के तौर पर पेश किया तो वो जो तकरीर है वो भी तो सामने आनी चाहिए। वो क्या तकरीर? तो हमने तो तकरीर समझ ली। तो हमारे वकील ने वो पूरी तकरीर 20 मिनट की वहां शो जज साहब सामने डिस्प्ले कर दी। बताइए इस तकरीर में कौन सी चीज ऑब्जेक्शनेबल है? वो कह रहे हैं कि अगर हमें पुलिस डंडे लगाएगी तो हम तिरंगा लेके खड़े हो जाएंगे, हमें जेल में डाला जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हो जाएंगे, वो हमें मारेंगे तो हम उन पर फूल बरसाएंगे। तो पूरी तकरीर का जो बात ये आप कह रहे हैं कि ये वो तकरीर थी जिसने दिल्ली के अंदर दंगे बरसाए। ये मदद का खेल। 1700 पेज की चार्जशीट और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट और उसमें जो गवाह पेश किए हैं अल्फा बीटा गामा नाम तक देने के लिए तैयार है। ये इसी तरह का मामला जावेद मोहम्मद साहब के साथ हुआ है कि वो वहां मौजूद नहीं है और वो गिरफ्तार कर लिया, घर से उठा के लेके, और बात में पूरी बात सुनी। उसके बाद ये कहा गया कि जावेद मोहम्मद का जो घर है वो गैर कानूनी तौर पर बना है और गैर कानूनी तौर पर बना है, उसमें ये है वो है। एक दिन पहले नोटिस लगाया गया, अगले दिन उसको डिमोलिश कर। लोगों ने कहा भाई जावेद मोहम्मद का घर नहीं है वो जावेद मोहम्मद की बीवी का घर है जो उनके फादर ने उनको दिया था, वो उनके नाम से है और उसके तमाम टैक्सेस जमा किए गए। तो ये तो हालत है हमारे देश की। एविडेंस, और आज 1 साल को कंप्लीट कर चुके हैं जेल के अंदर, उन पर जो है एनएसए लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर, इस एक जमहूरी मुल्क में, ये काले कानून की कोई गुंजाइश नहीं। ये काले कानून जो लाए गए हैं इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इसलिए कि ये यूएपी का कानून तो 1967 में बना था और आपने ये सुना होगा कि इस कानून को इतना ज्यादा सख्त कब बनाया गया जब चिदंबरम साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, जब 26/11 का वाकया हुआ और 26/11 के वाकये को बहाना बनाकर उसके अंदर संशोधन करके उसको और ज्यादा सख्त कर दिया। यूएपीए बनाया गया था टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए और आप यूएपीए को अप्लाई कर रहे हैं कॉमन लोगों के ऊपर, आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ, डिसेंट यानी इख्तिलाफ राय करने वालों के खिलाफ। और यूएपीए के अंदर सूरत यह है कि आमतौर पे अदालत ये कहती है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल मिलनी चाहिए, जेल मिलना जो है, जेल मिल जाना किसी का वो जरूरी नहीं है, मतलब जेल एक्सेप्शन है। लेकिन आज जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये जो यूएपी का कानून है,
ये इसमें सुरक्षा ये कि आम धाराएं लगाई जाती है किसी के ऊपर में, और बेल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ता है, पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि ये जो आदमी दोषी है, इसको पुलिस को साबित करना पड़ता है बेल। लेकिन यूएपी जब लग जाता है तो जिस पे इल्जाम लगाया गया उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं हूं। इल्जाम लगाने वाले को नहीं लगाना पड़ता है। 1.5 साल तक के बहस चली अदालत में और एक सेंटेंस में जवाब आ गया, प्राइमा फेसा केस है, बेल रिजेक्ट। हाई कोर्ट में चली, हाई कोर्ट में 6 महीने तक बेल की एप्लीकेशन चली, हाई कोर्ट ने बेल रिजर्व कर दी, 4 महीने के बाद जजमेंट दिया, केस है इसलिए बेल है, प्राइमा फेसा केस। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे दोस्त है कि उमर खालिद तो खैर हमारे वो नहीं थे कि वो हम उन पर डिपेंडेंट हो, लेकिन हमारे दोस्त है ना, खालिद सैफी है, उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, शिफा और रहमान है, उनके कई बच्चे हैं छोटे छोटे, ताहिर हुसैन, ये लोग जेलों के अंदर इनके साथ से बंद है, उनके घर वालों की जो हालत है उसको तो ज्यादा आप चाहिए, कितने घरों को आपने उजाड़ दिया, कितने लोगों को जो है दर्द की ठोकरें खाने की मजबूर कर, हम जानते हैं उन सबको, उनसे मुलाकातें होती, लेकिन उसके बावजूद भी ना उनका हौसला खत्म हुआ जो अंदर बंद है, ना उनकी फैमिली का हौसला। ये इस तहरीक की सबसे बड़ी पूंजी है, और हमें उम्मीद है कि अगर कोई तब्दीली आएगी मुल्क में तो इन्हीं हौसलों की वजह से आएगी, और हमें यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है। जो लोग आज बैठे हुए हैं वो अगर ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा के लिए बैठे हैं, ये उनकी खुशफहमी है। मुल्क के लोग उनसे ऊब गए, तंग आ गए हैं। मसला सिर्फ एक चीज का नहीं है कि कुछ लोगों को जेल बंद कर दिया गया, मसला ये कि आपने पूरे जिंदगी के लोगों की, पूरे मुल्क के लोगों की जिंदगी जीर्ण कर दी है, ना उनके लिए रोजगार है, ना उनके लिए कुछ और अवसर है, ना उन्हें अपनी, यानी अगर अभी आपने देखा ना दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे जो रेसलर थे जिन्होंने देश के लिए मेडल हासिल किया था, उन्होंने ये शिकायत की कि जो इसके सरबराह हैं ऋतिक रोशन जी, उन पर इल्जाम लगाया गया, FIR की गई, वो लोग तो यहाँ खड़े रहे, उनके खिलाफ अत्याचार होता रहा, उनको उठा दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, और जिसके खिलाफ FIR हो रही वो जो है जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हो रहा है नई पार्लियामेंट का, उसके अंदर बैठे हैं चीफ गेस्ट के असिस्टेंट, वही गेस्ट के असिस्टेंट बैठे हुए। तो ये तो अजीबोगरीब बात है कि जिनके खिलाफ FIR हो वो उनका सम्मान हो, और जो लोग उसके खिलाफ FIR करें उनको आप उठाकर जेल में बंद कर दें, उनको उठाकर घसीटें, उनके अत्याचार करें। जंतर मंतर पे जो हाल देखा है आपने सबने देखा है, वो तस्वीरें जो मुल्क में आई है। तो ये जो सिचुएशन हमारे मुल्क में पैदा हो गई है, इस सिचुएशन को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने ये आज का प्रोग्राम सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं रखा है, हमने ये प्रोग्राम रखा है, हम उन तमाम लोगों की दिलों को दस्तक देना चाहते हैं कि अगर हम खड़े नहीं होंगे इन लोगों के खिलाफ जो मुल्क में मुजालिम कर रहे हैं, तो कल आज उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, मीरान हैदर जेल में है, शकील इमाम जेल में है, शिफा और रहमान जेल में है, और भी कई लोग जिनका नाम दिया गया जेल में है। कल खुदा न खास्ता हमारा भी नंबर नहीं, इसलिए उससे पहले कि वो वक्त आए हमें खड़ा होना चाहिए और इस मुल्क की सूरत को तब्दील करना चाहिए, और जो बाप पर छा गए जागो जमन उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।